अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी जुड़वां बहनों की है। जुड़वां बच्चों के बारे में आप लोग ये जानते हैं और आपने देखा भी होगा कि वो शक्लो सूरत में अक्सर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। थोड़ा फर्क होता है, कभी कभार तो वालदैन भी धोखा खा जाते हैं। ऐसा ही इस कहानी में हुआ, जहां फरजाना की शादी कर दी जाती है कजन के साथ, क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर थी, जबकि सना ने कॉलेज में दाखला ले लिया। लेकिन फरजाना किसी और के इश्क में मुब्तला थी। शौहर चूंकि दुबई रहता था, इसलिए शादी के बाद वो अपने आशिक से मिलने के लिए ज्यादा वक्त मैके में गुजारती। लेकिन उसकी इस नाजायज मोहब्बत ने उसकी बहन को एक नई मुसीबत में डाल दिया और अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली। शादी के बाद गैर महरम से ताल्लुक रखने की वजह से क्या हुआ उसका अंजाम और कैसे उसकी बहन को कुर्बानी देनी पड़ी, ये सब जानने के लिए कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम दोनों बहनें जुड़वां हैं और इतनी हमशक्ल के देखने वालों के लिए मुश्किल होती कौन सी सना है और कौन सी फरजाना। अल्लाह की शान के दुनिया में ऐसे मोज़े होते रहते हैं जिससे रब की अजमत का एतराफ करना पड़ता है। हम दोनों में ममासलत इस कदर थी कि आंखें धोखा खा जाती थीं। वालदैन तक पहचानने में दिक्कत महसूस करते थे। तभी अम्मी ने मेरी कलाई में चूड़ी पहना रखी थी कि कम से कम इनको तो धोखा ना हो। जब हम बड़ी हो गईं, हमने हमशक्ल होने का खूब फायदा उठाया। दूसरों को मुगालते में डालकर हंसती थी। अम्मी हमारे एक से कपड़े बनाती तो नौकर भी धोखा खा जाते थे। कभी कभी फरजाना के किए की सजा स्कूल में मुझे भुगतनी पड़ती। एक ही क्लास में पढ़ती थीं, टीचर्स धोखा खा जाती थीं। क्योंकि यूनिफॉर्म एक था, तब उन्हें बताना पड़ता था कि मैं सना हूं और वो फरजाना है। जिन दिनों फरजाना 8वीं में पढ़ती थी, हमारे पड़ोस में नए किराएदार आ गए। ये खूबसूरत गोरे चिट्टे लोग थे, बहुत बाइखलाक थे। जल्द ही अब्बू की उनसे वाकफियत हो गई तो अंकल असद ने अब्बू से दोस्ती कर ली और उनकी बीवी और बच्चियां हमारे घर आने लगी। अंकल असद का एक बेटा था जो कॉलेज का तालिबे इल्म था। मेरी बहन फरजाना को आहद में दिलचस्पी थी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत था। वो उस पर फरीफ्ता हो गई। अब वो उनके घर मारूख और शुमाइला की खातिर नहीं, बल्कि आहद खान के दीदार को जाने लगी। जल्द ही मैंने अपनी बहन की नीयत को समझ लिया तो उसे मना करने लगी। तुम ज्यादा आहद से बात ना किया करो। उसकी वालिदा और बहनें महसूस करती हैं किसी दिन अब्बू को इल्म हो गया कि तुम उस लड़के की खातिर अंकल के घर जाती हो तो बुरा होगा। फरजाना मेरी एक न सुनती। वो मेरी हर नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया करती थी। जब लड़की की तरफ से इल्तफात हो तो लड़के को इस इल्तफात की खबर हो जाती है। आहद ने भी फरजाना को लिफ्ट देनी शुरू कर दी। जाने कब फिर इनमें राजो न्याज शुरू हो गए, मुझे पता न चला। ये दोनों घर वालों से छुपकर छत पर मुलाकातें करने लगे। फरजाना बड़ी खुदसर और मुख्तलिफ किस्म की लड़की थी। मेरे और उसके मिजाज में फ़र्क था। मैं मुतहम्मिल मिजाज थी और वो जल्दबाज। उसे फैशन पसंद था, जल्द दोस्तियां करती और जहां जाती दोस्त बना लेती, जबकि मैं साबिर शाकिर किस्म की लिए दिए रहने वाली लड़की थी। अपने काम से काम रखती थी। मैं पढ़ाई में मशगूल रहा करती थी, जबकि वो पढ़ाई से ज्यादा ताक झांक में वक्त ज़ाय करती थी। नतीजा ये कि मेरा रिजल्ट अच्छा आता था, जबकि उसके कम नंबर होते। तभी उसे अम्मी अब्बू डांटते और मुझको शाबाश मिलती। जाहिर है कि जो बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी लेता हो, अच्छे नंबर लेता हो, वालिदैन उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। इस वजह से भी फरजाना मुझसे हसद करने लगी थी। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया, मेरी पोजीशन आ गई। फरजाना फेल होते होते बची। वालिदैन ने कहा कि हम सना को मेडिकल में दाखला दिलवाएंगे। फरजाना ने पढ़ाई पर तवज्जो ना दी और अच्छे नंबर ना लिए तो फिर इसकी शादी कर देंगे। चाहिए तो ये था कि इस तंबीह पर वो सुधर जाती, लेकिन उसने कोई असर ना लिया। वो मजीद तालीम की तरफ से लापरवाह हो गई। उसकी दूसरी सरगर्मियां बढ़ती गईं। मसलन मौका मिलते ही वो छत पर जा धमकती, आहद को फोन करके ऊपर बुला लेती, उससे घंटों बातें करती और मुझको कहती, ख्याल रखना, कोई छत पर आने लगे तो मिस कॉल दे देना और खबरदार जो किसी को कुछ बताया मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।
मुझे फरजाना से बहुत प्यार था। आखिर को वो मेरी बहन थी। उसको गलत राह पर चलते ना देख सकती थी और इस डर से शिकायत भी ना करती थी कि कहीं अम्मी अब्बू उसका कॉलेज जाना ही ना बंद करा दे। वक्त बीत रहा था। मैं अपना मेरिट बनाने में लगी थी, जबकि उसका अहद से इश्क जोरों पर था। रिजल्ट आ गया। अल्लाह का सद शुक्र, मेरी मेहनत रंग ले आई। मेरा मेरिट बन गया, जबकि वो एफएससी में फेल हो गई थी। उन्हीं दिनों फूफी हमारे घर आईं और अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता तलब किया। अब्बू ने कहा कि सना को पढ़ने का शौक है, मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा, उसको डॉक्टर बनाना है। अलबत्ता फरजाना को पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं है। अगर चाहो तो मैं तुमको छोटी का रिश्ता देने को तैयार हूं। फरजाना को अम्मी अब्बू छोटी इस बिना पर कहा करते थे कि वो इस दुनिया में मेरे जन्म लेने के चंद मिनट बाद आई थी। फूफी ने कहा कि मेरे लिए तुम्हारी दोनों बेटियां एक जैसी हैं। सना हो कि फरजाना, दोनों आंखों की ठंडक है। फूफा के बेटे का नाम फरहान था। वो काफी अरसा से दुबई में मुलाजमत कर रहा था। किसी कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज था और खातिरखा तनख्वाह ले रहा था। फूफी के घर दौलत की कमी न थी। उनके मियाँ एक कामयाब बिजनेसमैन थे। जब फरजाना को पता चला कि उसकी फरहान से शादी हो रही है, उसने किसी रद्द अमल का मुजाहिरा ना किया, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। फरहान माँ बाप का इकलौता बेटा था। तभी बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी। फूफी ने भी खूब दिल की हसरत निकाली। वो फरजाना की बरी लेने दुबई गई और वहां से शॉपिंग की। कीमती मलबूसात के अलावा खूब भारी जेवर दिया। जिस लड़की ने भी देखा वो रश्क करने लगी कि फरजाना की किस्मत कितनी अच्छी है। इतना कुछ जहेज और बरी में मिला है कि जिसका हम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। फरजाना का रवैया मगर अजीब व गरीब था। वो खुश थी और ना गमजदा, जैसे उसके एहसासात व जज्बात ही ना हो, जैसे वो जीती जागती लड़की नहीं, बेजान गुड़िया या मट्टी का माधु हो। मैं हैरान थी, इस कदर चंचल और बातें करने वाली लड़की को आखिर क्यों चुप लग गई है। जाने उसने दिल में क्या ठान ली थी। बात यह थी कि फरजाना जानती थी अहद से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी उनकी जात बरादरी का ही नहीं, रीत रिवायात का भी फर्क था। दोनों घराने इस रिश्ते पर आमादा ना थे। फिर अहद की मंगनी बचपन में अपनी चचाजाद से हो चुकी थी, जो पेशावर में रहती थी, और ये मंगनी उनके रिवाजों के मुताबिक टूट नहीं सकती थी, वरना दायमी दुश्मनी की दागबेल पड़ जाती और खानदान में तफरका आ जाता। खुद अहद ने इस हकीकत से फरजाना को आगाह किया था, तभी उसने अब्बू के फैसले पर चुप साध ली थी। शादी बखैर खूबी हो गई। शादी के बाद 15 दिन तक फरहान भाई अपनी दुल्हन के साथ रहे। फिर वो दुबई चले गए। कहा कि कुछ अरसे बाद अपनी बेगम को बुला लूंगा। फरहान के जाते ही फरजाना ने मैके का रुख कर लिया। फूफी के पास सिर्फ 2 दिन रही और फिर हमारे यहां आ गई। अम्मी ने 2-4 दिन बाद कहा कि बेटी, अब तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा लड़कियों का अपने घर रहना बेहतर होता है। बेशक तुम्हारा शौहर दुबई में है, लेकिन सास ससुर तो यहां है, तुम अपने घर जाओ। फरजाना ने जाने से इनकार कर दिया कि वहां दिल नहीं लगता, फरहान तो है नहीं, जब आ जाएंगे चली जाऊंगी। फिर यही होने लगा। फरहान आते तो फरजाना को अपने साथ घर ले जाते। उनके जाते ही ये मैके आ बैठती। फूफी कहती थी, बेटी तुम्हारा घर है, कुछ दिन हमारे पास भी रह लिया करो। ये उनकी भी ना सुनती। वजह मैं जानती थी। मैके में रहने की वजह अहद था। फरजाना के दिल से उस लड़के की मोहब्बत न गई। शादी के बाद भी उसे चाहने लगी और उसे मिलने की खातिर मैके में टिकी होती। मैं बहुत मना करती, बहुत समझाती थी, अब्बू से शिकायत करने की धमकी भी देती, लेकिन मेरा कहाँ माने। उसकी भला, वो टस से मस ना होती। मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया था। दाखिला दूसरे शहर के मेडिकल कॉलेज में हुआ था, लिहाजा मैं हॉस्टल चली गई। अब फरजाना की हरकत का मुझे कोई इल्म ना होता। उसकी शादी को साल बीत गया। वो एक बेटी की मां बन गई, लेकिन आलम वही था। उधर फरहान भाई दुबई जाते, उधर वो अम्मी जान के पास आ जाती। अब तो फूफी ने भी कहना सुनना छोड़ दिया था। वो अपने भाई का बहुत लिहाज करती थी और मेरे अब्बू से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती थी। फरजाना की बेटी का नाम हिना रखा गया। वो बहुत प्यारी बच्ची थी।
जब मैं छुट्टियों में कॉलेज से आती उसे गोद में भर लेती। वो मुझको बहुत प्यारी लगती थी। जी चाहता था हर वक्त उसे उठाए फिरूं। मुझको नन्ही हिना से प्यार था। वो भी जूं जूं समझदार होने लगी मुझसे और अम्मी जान से ज्यादा प्यार करने लगी, क्योंकि फरजाना उस पर तवज्जो न देती थी बल्कि बोझ समझती थी। कहती थी मेरी उम्र ही क्या है कि बच्चे खिलाऊं। मैं MBBS के दूसरे साल में थी। फिर ये वाकया हुआ। एक रोज फरजाना घर से गायब हो गई। वो बच्ची के लिए शॉपिंग का कहकर निकली थी, फिर घर ना लौटी। अम्मी अब्बू बहुत परेशान थे, लेकिन मैंने उसको आहद से बातें करते सुन लिया था। वो फोन पर घर से निकलने का मंसूबा बना रही थी। जब वालदैन को बहुत परेशान देखा तो मैंने अम्मी को बता दिया कि वो आहद के साथ गई है, आप लोग परेशान ना हो। आहद के वालदैन से कहकर उसे तलाश कराएं। बदकिस्मती से अगले दिन फरहान भाई दुबई से आ गए। वो इस बार बगैर बताए अचानक आए थे। शायद अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहते थे। वो फरजाना को दुबई ले जाने आए थे। उन्होंने वहां घर भी ले लिया था। फरजाना होती तो साथ जाती। अम्मी अब्बू ने बहाना किया कि वो किसी सहेली की शादी में गई है। फरहान भाई बच्ची को प्यार करके वापस अपने घर चले गए और कहा कि मैं कल शाम आ जाऊंगा, फरजाना से कहना कि तैयार रहे। फरजाना ना आई, बल्कि उसने मुझे मोबाइल पर फोन करके कह दिया कि वो हमेशा के लिए आहद के साथ घर से चली गई है और अब उसकी तलाश या पीछा ना किया जाए। वो फरहान से खुला लेकर आहद से कोर्ट मैरिज करने के इरादे से रूपोश हुई थी। उसने ये भी कहा कि पुलिस केस बनाने की जरूरत नहीं, बेशक वो जेल चली जाएगी, लेकिन अब लौटकर फरहान के पास ना जाएगी। ये फोन कॉल एक धमाका थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन ऐसा इंतहाई कदम भी उठा सकती है। जब एहतजाज का वक्त था उसने कोई एहतजाज ना किया, और जबकि वो एक बच्ची की माँ थी तो उसने वो कर दिखाया जो नहीं करना चाहिए था। अम्मी रोने लगी कि अब फरहान को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारी फूफी से क्या कहूंगी, और इस नन्ही सी बच्ची का क्या बनेगा जिसको वो हमारी गोद में डाल गई है। अम्मी की हिम्मत न पड़ती थी कि अब्बू से कुछ कहती, लेकिन ये बात अब्बू से छुपाना मुमकिन न थी, लिहाजा उनको बताना ही पड़ा। वो फौरन अंकल असद के पास गए। उन्होंने कुरान पाक पर कसम खाकर कहा कि उनको किसी बात का कोई इल्म नहीं है। अगर कुछ इल्म में आया तो वो जरूर आहद को हवालाए पुलिस करेंगे और फरजाना को अब्बू के हवाले कर देंगे। अंकल असद ने भी सुराग लगाने की कोशिश की, कुछ हासिल ना हुआ। जाने दोनों कहां जा छुपे थे। उधर अब्बू मरते थे और ना जीते थे कि फरहान को क्या जवाब दें, कैसे बताएं तुम्हारी बीवी और हमारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, और ये मैके में लड़की के हरदम रहने का समर था। अम्मी ऐसी बौखलाई के मुझसे कहने लगी, जब तक फरजाना नहीं मिलती तुम उसके कपड़े पहनकर फरजाना का रूप धार लो, वरना फरजाना के मिलने से पहले फरहान उसको तलाक दे देगा। मैंने जवाब दिया, अम्मी जान आप होश में तो हैं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अपनी बहन का रूप कैसे धार लूं? वो बिलाखिर पहचान लेंगे। बताइए फिर क्या होगा, और तलाक से दामन मत बचाइए। तलाक तो होनी ही है। फरजाना ने ऐसा कदम उठाया है कि अब उसका लौट आना एक मोजा होगा। अम्मी बोली, फरहान की छुट्टी 2-4 रोज की है, तुम अस्पताल में दाखिल हो जाओ, हम कहेंगे बीमार हो, वो वापस चला जाएगा, तब तक शायद फरजाना को तलाश कर ले। अम्मी की बचगाना बातों पर मैंने सर थाम लिया। भला ये कैसे मुमकिन था? शायद मेरी मां बेहद बौखला गई थी। सबसे बड़ा मसला हिना का था, अब उसका क्या बनेगा? शाम 7 बजे फरहान भाई आ गए। सर्दियों के दिन थे, शाम भी रात सी लगती थी। अम्मी ने मिन्नत की तो मैंने बहन का रूप धार लिया, फरजाना के जेवर और कपड़े पहन लिए और बिल्कुल उसी का अंदाज अपनाया। तो फरजाना में और मुझ में कोई फर्क ना रहा। लोड शेडिंग की वजह से बिजली गई हुई थी, अलबत्ता इमरजेंसी लाइट चल रही थी जिसकी रोशनी मध्यम थी। अम्मी ने फरहान को कमरे में बैठा दिया और मुझे फरजाना कहकर पुकारा कि खाना लाओ। वो बोले, खाना नहीं खाऊंगा, बस हिना को तैयार कर लो, हम घर चलते हैं। मैंने फरजाना के लहजे में कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहां ही सो जाइए, वरना सुबह मैं अपनी डॉक्टर को दिखाकर अब्बू के साथ खुद घर आ जाऊंगी। वो परेशान हो गए, लेकिन फिर तहम्मुल से काम लिया। बोले, अब्बू ने कुछ मेहमानों को बुलाया है, घर पर दावत है, उनकी हिदायत थी कि जल्दी आ जाना।
मैं यहां नहीं ठहर सकता, तुम सुबह आ जाना। वो परेशान से लौट गए तो मैं रोने लगी। मैंने अम्मी से कहा, माँ मुझे आजमाइश में न डाले, आज तो वो चले गए हैं, रोज ऐसा नहीं हो सकता। ये भांडा अगर फूटना है तो फूटने दो। आप कब तक छुपाएंगी कि फरजाना घर से भाग चुकी है? अम्मी बेचारी भी परेशान थी। इतने में अब्बू घर आ गए। कहने लगे, मैं आपा के घर जा रहा हूं, फरहान से मिलना है। सोचता हूं सारी सूरत हाल उसे बता दूं। उन्होंने दावत पर भी बुलाया है। अम्मी ने मिन्नत की, अभी रहने दें, सुबह जाइएगा। अम्मी की मिन्नत समाजत की वजह से अब्बू ना गए। यूं भी वो बेचारे सोच में थे कि किस मुंह से जाऊं और उन लोगों से क्या कहूं। फरजाना का कुछ पता नहीं, कहाँ है, कब आएगी। सुबह फरहान खुद आ गए। सोचा कि खुद बीवी को डॉक्टर को दिखा दूं, वहां बीवी होती तो मिलती। अम्मी अब्बू दम बखुद थे। मैंने हिम्मत से काम लिया और कहा कि फरहान भाई आप इधर आइए, कमरे में मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गए तो मैंने उनको बताया कि फरजाना मौजूद नहीं है। कल शाम आपको अचानक सदमे से बचाने के लिए मैंने उसका रूप धार लिया था, चंद लम्हों के लिए, लेकिन अब यह मजीद मुमकिन नहीं है कि आपसे हकीकत छुपाई जाए। फिर मैंने उनको तमाम बातें बता दी। वो मेरी बातें सुनकर रोने लगे। सबसे ज्यादा उनको परेशानी इस बात की थी कि अब हिना का क्या बनेगा। इसके बाद बड़ों में मीटिंग हुई, लेकिन मेरे तसव्वुर में भी न था कि इस मसले का ऐसा हल निकाला जाएगा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा, वो भी नन्ही हिना की खातिर। अम्मी अब्बू, फूफा फूफी, हत्ता के फरहान खुद इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि फरजाना का नेमुल बदल मैं ही हो सकती हूं। यूं मेरे लाख एहतजाज करने के बावजूद फरहान ने फरजाना को तलाक दे दी और अब्बू ने मेरा निकाह फरहान से कर दिया। मुझको अपने कैरियर की कुर्बानी देनी पड़ गई। मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब आंखों में बसाए चुपचाप अपने साबका बहनोई के दुल्हन बनकर दुबई आ गई और डॉक्टरी की डिग्री हाथों में थामने की बजाय नन्ही हिना का जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लिया। मुझे बाद में माँ बाप की दुआओं से सुकून मिल गया, क्योंकि मैं फरजाना की तरह उनको अब कोई सदमा ना देना चाहती थी। लेकिन हिना को भी माँ की मोहब्बत मिल गई। फरजाना का अंजाम अच्छा ना हुआ। वो 2 साल बाद लौट कर आई भी तो उसका आशियाना उसका ना रहा था। अब उसकी जगह मैके में थी और ना ससुराल में। आहद ने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि उसे भागकर दारुल अमान में पनाह लेनी पड़ी। अम्मी दारुल अमान मिलने गई थी। वो बहुत बुरे हालों में थी, सूख कर कांटा हो चुकी थी और रोते रोते बस न करती थी। माँ की ममता बुरी होती है। अम्मी ने मामू और नानी अम्मी को फोन किया, वो आकर फरजाना को ले जाएं। तभी अम्मी की इल्तिजाओं पर फरजाना को दारुल अमान से अपने साथ ले गए। अब वो मामू और ममानी के पास रहती है। अब्बू उसको घर नहीं आने देते, कहते हैं ये औलाद नहीं फितना है, क्या खबर कल क्या गुल खिलाए, मेरी अच्छी और फर्मा बरदार बेटी का घर ही ना उजाड़ दे। मुझको खुद अपनी बहन के हालात सुनकर काफी दुख हुआ, मगर अब क्या कर सकती हूं। मैं इन दिनों दुबई में अपने शौहर के साथ सब्र शुक्र वाली जिंदगी जी रही हूं। मेरे 2 बच्चे हैं। अपनी हिना की और उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं लाना चाहती। जो भी सुनता है मेरी शादी साबका बहनोई से हुई है, मुझे शक की नजर से देखने लगता है। किसी को कैसे यकीन दिलाऊं कि कसूर मेरा नहीं, सारा कसूर मेरी बहन का है और वो उसी गलती की सजा भुगत रही है। मेरा तमाम लड़कियों के लिए पैगाम है कि खुदारा किसी लड़के की बातों में आकर अपनी जिंदगी तबाह ना करें। और मैं तमाम लड़कों से भी यही गुजारिश करूंगी कि किसी लड़की की जिंदगी के साथ ऐसे ना खेले। आहद का तो पता नहीं क्या हुआ। हाँ, इतना यकीन जरूर है कि वो अपने किए की सजा भुगत रहा होगा और ये दुनिया मकाफाते अमल है। कल जो उसने मेरी बहन के साथ किया है, आज उसकी किसी न किसी रूप में वो सजा जरूर काट रहा होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो लोग मुझे शक की निगाह से देखते हैं कि शायद मेरा बहनोई के साथ कोई ताल्लुक होगा, जो मेरे घर वालों ने उनसे निकाह कर दिया है, तो अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने तो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।